नमस्कार और स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो पिछली वीडियो में हमने ये जाना था कि कैसे तमिलनाडु या फिर मद्रास प्रेसिडेंसी में डीएमके ने अपनी सरकार बनाई थी, और इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि कैसे 1967 से 2024 तक डीएमके या फिर एआईएडीएमके ने कांग्रेस और बीजेपी जैसी नेशनल पार्टीज को तमिलनाडु से बाहर रखा है। और इस चीज को जानने के लिए हम इस वीडियो में काफी सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि सदर्न और नॉर्दर्न इंडिया में एक कैसा डिवाइड है, और आर्यन और द्राविडियन थ्योरी क्या है, और कैसे ये थ्योरी सदर्न और नॉर्दर्न इंडिया के बीच में जो डिवाइड है उसे सपोर्ट करती है। और हम यहाँ पे द्राविडियन या फिर तमिल नेशनलिज्म के बारे में बात करेंगे, और द्राविडियन पॉलिटिकल पार्टी स्पेसिफिकली द्राविड मुनिद्र कझगम और ऑल इंडिया अन्ना द्राविड मुनिद्र कझगम की एक ब्रीफ हिस्ट्री भी जानेंगे। और इन सभी पॉइंट को दिमाग में रखते हुए हम लास्ट में एक कंक्लूजन निकालेंगे, जिसमें हम ये समझेंगे कि क्यों नेशनल पार्टीज जैसे कि कांग्रेस और बीजेपी तमिलनाडु में अपनी सरकार क्यों नहीं बना पाती। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं ये जानते हुए कि द्राविडियन और आर्यन थ्योरी क्या है। तो इस थ्योरी के हिसाब से 2000 BCE से 1500 BCE के दौरान सेंट्रल एशिया से एक ट्राइब ने इंडियन सबकॉन्टिनेंट को इन्वेड किया था, और ये लोग अपने साथ कास्ट हायरार्की सिस्टम लाए थे, और बाद में जाकर ये सभी लोग इंडियन सबकॉन्टिनेंट के नदर्न पार्ट में बस गए, और इन्हीं लोगों को आर्यंस कहा जाता है। और वही इस थ्योरी के हिसाब से द्राविडियन यहाँ के इंडिजिनियस लोग थे जो कि आर्यन इन्वेजन से पहले इस सबकॉन्टिनेंट के सदर्न पार्ट में रह रहे थे। लेकिन जब आर्यंस आए, उन्होंने द्राविडियंस को डोमिनेट करने की कोशिश की और अपना रिलीजन, लैंग्वेज और कल्चर और सोशल हायरार्की इंपोज करने की कोशिश करी। द्राविडियंस को बेसिकली नॉन वैदिक हिंदूज कहा जाता है, और इस थ्योरी के हिसाब से जितने भी ब्राह्मण होते हैं वो सभी आर्यंस होते हैं, जिन्हें वैदिक हिंदूज कहा जाता है। इसका बेसिकली मतलब इतना सा है कि नदर्न इंडिया में जितने भी हिंदूज रहते थे वो अपने वेदों के अनुसार अपना हिंदुइज्म या फिर अपना रिलीजन प्रैक्टिस करते थे। तो अब दोबारा हिस्ट्री में चलते हैं, जब इंडियन सबकॉन्टिनेंट के सदर्न पार्ट में काफी सारी रिलीजियस कम्युनिटीज डेवलप हो रही थी, जैसे कि तमिलनाडु में अल्वर्स और नैनर्स जो कि 6th सेंचुरी के अराउंड डेवलप हुए थे। ये दोनों ही रिलीजियस कम्युनिटीज थी, जिनमें से अल्वर्स विष्णु जी की पूजा किया करते थे और नैनर्स शिव जी को पूजा करते थे। और इन दोनों ही कम्युनिटीज ने काफी सारे ब्राह्मणिकल नॉर्म्स को अपोज किया था, जैसे कि कास्ट सिस्टम। और जहाँ पर ब्राह्मण्स ने कभी भी शूद्रास और महिलाओं को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया, वहीं पर इन दोनों ही कम्युनिटीज ने शूद्रा और वुमेन को एक्सेप्ट किया था। इसी के साथ साथ इन्होंने ब्राह्मण्स द्वारा लिखे गए 4 वेदों की अथॉरिटी को भी क्वेश्चन किया था, और यही कम्युनिटीज सबकॉन्टिनेंट के सदर्न पार्ट में 200-300 सालों तक फ्लरिश होती रही हैं। ये तीनों ही कम्युनिटीज ब्राह्मणिकल नॉर्म्स को अपोज करती थी, और इन्होंने काफी सारे लोगों को इन्फ्लुएंस भी किया था। इस टाइम तक सबकॉन्टिनेंट के सदर्न पार्ट से जो भी अपोजिशन आता था ब्राह्मणिकल नॉर्म्स को, वो कभी भी रेडिकल और वायलेंट नहीं थे, अनलेस इन लेट 19th सेंचुरी, जब ब्राह्मण्स और नॉन ब्राह्मण अपर क्लास के बीच में जो कम्युनल डिवीजन होता है वो और भी ज्यादा रिजिड हो जाता है। और इसके 2 कारण थे। उनमें से एक रीजन था कास्ट प्रिजुडाइस, मतलब किसी भी एक कास्ट को लेकर गलत धारणाएं रखना जो कि सच नहीं होती। और दूसरा रीजन था गवर्नमेंट जॉब्स में ब्राह्मण्स का डिस्प्रपोर्शनेट या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिप्रेजेंटेशन। और इसी चीज को अपोज करने के लिए 1916 में डॉक्टर नतेशा मुदालियार नाम के एक पॉलिटिशियन के द्वारा जस्टिस पार्टी की नींव रखी जाती है, जो कि एक द्राविडियन ऑर्गेनाइजेशन थी। और इस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन के बाद द्राविडियन मूवमेंट स्टार्ट होता है। तो अब बात करते हैं काफी ज्यादा प्रोमिनेंट द्राविडियन लीडर की, जिनका नाम था पेरियार रामास्वामी, जो कि एक सोशल रिफॉर्मिस्ट थे। और 1919 में इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करा था, कांग्रेस के ब्राह्मणिकल लीडरशिप को अपोज करने के लिए। लेकिन 1935 में उन्होंने जस्टिस पार्टी ज्वाइन कर ली। फिर आए 1937 के इलेक्शंस, जिसमें जस्टिस पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस से हार गई थी। और इसके बाद सी राजा गोपालाचारी जी मद्रास प्रेसिडेंसी के पीएम बने। और राजा जी की गवर्नमेंट के दौरान ही मद्रास प्रेसिडेंसी में जितने भी स्कूल्स थे उनमें हिंदी को एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कराया गया, और यहीं से जस्टिस पार्टी और पेरियार को कैंपेनिंग करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस मिल गया, और वो था एंटी हिंदी एजिटेशन। इसके बाद 1944 में पेरियार ने जस्टिस पार्टी में से एक स्प्लिट निकाला, जिसका नाम उन्होंने द्राविड कझगम रखा। पेरियार की ये डिमांड थी कि इंडिया में से एक सेपरेट नेशन निकाला जाए द्राविडियंस के लिए, जिसका नाम द्राविडन नाडु रखा जाएगा। इसके बाद पेरियार और उनके कुछ फॉलोअर्स में, जो कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना चाहते थे, इन दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट होता है, और इन्हीं फॉलोअर्स में से एक थे CN अन्नादुराई। और इसके बाद 1949 में वो द्राविड कझगम में से एक स्प्लिट करते हैं, और उस स्प्लिट का नाम वो रखते हैं द्राविड मुनिद्र कझगम। अब यहाँ पर मैं आपको पेरियार रामास्वामी जी के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। दरअसल ये एक ऐसे द्राविडियन लीडर थे जिनकी द्राविडियन नेशनलिज्म में काफी ज्यादा रेडिकल बिलीफ थी, यहाँ तक कि इन्होंने अपनी काफी सारी स्पीचेस में ब्राह्मण्स को मारने की और उनके घर जला देने की भी बात करी है, जैसे कि उनके 1957 और 1973 के स्पीचेस में। इतना ही नहीं, बल्कि 1953 में इन्होंने भगवान गणेश की मूर्तियों को तोड़ा था,
और वही 1956 में इन्होंने भगवान राम की तस्वीरों को जलाया था। पेरियार के हिसाब से रामायण एक ऐसी स्टोरी है जो कि द्राविडियंस के ऊपर आर्यंस का डोमिनेशन शो करती है। अब ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 1949 में जो डीएमके बनी थी उसने द्राविड़ कज़कम की सेपरेटिस्ट नेशन की डिमांड और पेरियार की एंटी हिंदू और एंटी ब्राह्मण व्यू को इनहेरिट किया था और इस चीज का इन्फ्लुएंस पार्टी में अब तक दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, डीएमके के प्रेसिडेंट एमके स्टैलिन के सुपुत्र उदयनिधि स्टैलिन अपनी एक स्पीच में सनातन धर्म को एड्रेस करते हुए ये कहते हैं कि सनातन धर्म डेंगू और मलेरिया जैसा है और वो उसे सिर्फ अपोज नहीं करेंगे, यहाँ तक कि उसे इरेडिकेट भी कर देंगे। ये स्पीच उन्होंने एक ऐसे स्टेट में दी जहाँ की 87% पॉपुलेशन हिंदू है और इससे आप समझ ही गए होंगे कि कैसे सदर्न इंडिया या फिर स्पेसिफिकली मैं कह सकता हूँ तमिलनाडु में हिंदू धर्म को और सनातन धर्म को अलग माना जाता है। अब डीएमके की हिस्ट्री पर वापस आते हैं और बात करते हैं नवंबर 1963 की, जब डीएमके ने अपनी सेपरेट नेशन की सेसेशनिस्ट डिमांड को अबैंडन कर दिया। अब इसके बाद हम आते हैं साल 1965 में। अब ये साल काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है द्राविडियन पार्टीज के लिए क्योंकि इस साल की शुरुआत में ही एंटी हिंदी एजिटेशन अपनी पीक पर पहुंच जाते हैं और इसका रीजन ये था कि संविधान बनाते वक्त कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक टॉपिक पर काफी ज्यादा फिरोशियसली या फिर अग्रेसिवली डिबेट हुआ था और वो था नेशनल लैंग्वेज को लेकर। और इस चीज पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दो भागों में बट गई। एक वो पार्ट था जहां पर मेंबर्स चाहते थे कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाया जाए और दूसरा वो पार्ट था जिसके मेंबर्स नॉन हिंदी स्टेट से बिलोंग करते थे एंड ऑफ कोर्स वो हिंदी को एज ए नेशनल लैंग्वेज नहीं चाहते थे। और आखिर में ये डिसीजन लिया गया कि हिंदी को एज ए नेशनल लैंग्वेज तो नहीं लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज यूज किया जाएगा और उसके साथ साथ इंग्लिश को 15 सालों के लिए सरकारी कामकाज में यूज किया जाएगा और उसी के साथ साथ अलग अलग स्टेट्स की गवर्नमेंट अपने सरकारी कामों के लिए अपनी रीजनल लैंग्वेज का भी यूज कर सकती थी। उसके बाद साल आता है 1963 जब द्राविडियन लीडर्स और ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। इसका रीजन ये था कि इंग्लिश को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज यूज करने के 15 साल 1965 में ही खत्म होने वाले थे और द्राविडियन लीडर्स इस एप्रीहेंशन में थे कि शायद इसके बाद हिंदी को एक लौता ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए और इस एप्रीहेंशन को ओवरकम करने के लिए पीएम नेहरू उस वक्त ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट लाते हैं जिसमें वो ये डिक्लेयर करते हैं कि इंग्लिश का यूज एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज 1965 के बाद भी होगा। ये एक्ट इसलिए इंट्रोड्यूस कराया गया था ताकि द्राविडियन लीडर्स को रीअश्योरेंस दी जा सके, लेकिन उनकी इनसिक्योरिटी दोबारा ट्रिगर हुई जब 1964 में शास्त्री जी की सक्सेसिव गवर्नमेंट आई जिसमें खुद शास्त्री जी और उनके दो सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर गुलजारी लाल नंदा और मोरारजी देसाई हिंदी को एक लौता ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाहते थे और अगर बनाना नहीं चाहते थे तो एटलीस्ट हिंदी को सपोर्ट जरूर करते थे। और इसके बाद द्राविडियन लीडर्स इस एप्रीहेंशन में पड़ जाते हैं कि नेहरू जी का किया हुआ वादा पूरा किया जाएगा या नहीं। फिर साल 1965 जनवरी में होम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ये अनाउंस करते हैं कि 26 जनवरी को हिंदी इंग्लिश को रिप्लेस कर देगी एज ए सोलली ऑफिशियल लैंग्वेज और इसके रिस्पॉन्स में सीएन आनंदराय 26 जनवरी को शोक दिवस मनाने की बात करते हैं, लेकिन बाद में ये डेट प्रीपोन्ड होकर 25 जनवरी को हो जाती है। लेकिन इसी के बाद सीएन अन्नादुरई और उन्हीं के साथ साथ डीएमके के 3000 लीडर्स को प्रिवेंटिव कस्टडी में ले लिया जाता है और उसके बाद 25 जनवरी को मदुरई में कांग्रेस पार्टी वर्कर्स और कॉलेज स्टूडेंट्स के बीच में लड़ाई हो जाती है। बाद में ये रायट्स या फिर दंगों का रूप ले लेती है और धीरे धीरे करके मद्रास के सारे एरियाज में फैल जाती है और इस दंगों में कुल मिलाकर 1 करोड़ की पब्लिक प्रॉपर्टी का लॉस हुआ और उसी के साथ साथ अगर ऑफिशियल आंकड़ों में देखा जाए तो 70 डेथ्स हुई और कुछ अनऑफिशियल आंकड़े ये भी बताते हैं कि ये डेथ टोल 500 तक पहुंच गया था। फिर 11 फरवरी को शास्त्री जी ऑल इंडिया रेडियो में आते हैं और अश्योरेंस भी देते हैं कि नेहरू जी का प्रॉमिस फुलफिल किया जाएगा और ऑल इंडिया सिविल सर्विस एग्जाम्स के लिए इंग्लिश को कंटिन्यू रखा जाएगा। और इन्हीं सब चीजों के बीच सीएम भक्तवत्सलम जो कि उस वक्त मद्रास स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे डीएमके और लेफ्टिस्ट पार्टीज को एक्यूज करते हैं इन सभी वायलेंस के लिए। लेकिन वही रॉबर्ट हार्डग्रेव जो कि ह्यूमैनिटीज गवर्नमेंट और एशियन स्टडीज के प्रोफेसर हैं उन्होंने ये कहा था कि ना तो डीएमके और ना ही लेफ्टिस्ट पार्टीज इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार है जैसा कि सरकार ने कहा है, लेकिन ये वायलेंस सरकार के प्रति लोगों का डिसकंटेंट और फ्रस्ट्रेशन दिखाता है। एंड ऑफ कोर्स इतना सब कुछ होने के बाद साल 1967 में जो मद्रास में स्टेट इलेक्शंस होते हैं उसमें डीएमके आसानी से स्वीप कर जाती है और सीएन अन्नादुरई मद्रास स्टेट के चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। लेकिन इसके 2 साल बाद ही 1969 में सीएन अन्नादुरई की डेथ हो जाती है और उन्हें सक्सीड करते हैं एम करुणानिधि जो कि उन्हीं के एक क्लोज एसोसिएट्स में से एक थे। लेकिन इसके बाद साल 1972 में एमजी रामचंद्रन जो कि डीएमके पार्टी में ही एक पॉलिटिशियन थे और काफी प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन थे, उनका ये मानना था कि डीएमके
में करप्शन काफी ज्यादा बढ़ गया है और इसी वजह से वो डीएमके से एक स्प्लिट निकालते हैं जिसका नाम वो ऑल इंडिया अन्ना द्राविड़ मुनित्र कझगम रखते हैं। एंड अगर आपको पता नहीं तो मैं बता दूं, एमजी रामचंद्रन जिन्हें एमजीआर भी बुलाया जाता है, वो पहले से ही तमिल मूवीज के काफी ज्यादा बड़े स्टार थे और ऐसा कहा जाता है कि वो काफी काइंड, पावरफुल और अप्रोचेबल भी थे। एंड ड्यू टू हिज स्टारडम उनका लोगों के ऊपर एक काफी ज्यादा अच्छा इन्फ्लुएंस भी था। एंड मेरे ख्याल से यही एक कारण था कि क्यों 1977 के स्टेट असेंबली इलेक्शन में एआईडीएमके आसानी से जीत गई और एमजीआर चीफ मिनिस्टर बनते हैं तमिलनाडु के। और तब से लेकर अब तक डीएमके और एआईएडीएमके ऑल्टरनेटिवली तमिलनाडु में गवर्नमेंट फॉर्म करती आ रही है। तो इस वीडियो में मैंने आपको अब तक ये समझाया कि किस तरह सदर्न इंडिया में हिंदुइज्म और सनातन धर्म को अलग माना जाता है, जिसके लिए मैंने उदयनिधि स्टैलिन की स्पीच का एग्जाम्पल दिया था। मैंने आपको वैदिक और नॉन वैदिक हिंदूज के बीच में क्या अंतर होता है ये समझाया। मैंने आपको द्राविडियन और आर्यन कल्चर के बारे में समझाया और मैंने आपको तमिल नेशनलिज्म के बारे में भी समझाया था, जिसके बेसिस पर द्राविडियन पार्टीज खड़ी हुई थी और इसी तमिल नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी पे तमिलियंस वाइडली बिलीव करते हैं। तो अब तक इससे आपको ये आइडिया तो लग ही गया होगा कि कैसे तमिलियंस के लिए अपनी कल्चर और अपनी लैंग्वेज काफी ज्यादा मायने रखती है। और अगर वहीं हम बात करें बीजेपी की, जो कि आरएसएस का ही एक पार्ट है, उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स में से एक यही है कि उन्हें हिंदुत्व नेशन वाइड स्प्रेड करना है, जो कि द्राविडियन आइडियोलॉजी के बिल्कुल अपोज में जाता है। और बीजेपी की ये काफी टाइम से कोशिश रह चुकी है कि कैसे वो हिंदी को दूसरे रीजन्स में भी इम्पोज करे। और इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा पार्लियामेंट्स ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी के बारे में, जो कि अमित शाह द्वारा हेड की जा रही थी। और ये कमेटी 2022 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है। इस रिपोर्ट में ये सजेस्ट किया गया था कि जितनी भी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, इंक्लूडिंग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, उन सभी में हिंदी और रीजनल लैंग्वेज को एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज किया जाए। अब यहाँ तक तो चीजें काफी अच्छी थी, लेकिन प्रॉब्लम तब बढ़ जाती है जब ये कमेटी ये सजेस्ट करती है कि इंग्लिश को तभी यूज किया जाए जब बहुत ज्यादा नेसेसिटी फील हो और धीरे धीरे इन सभी इंस्टीट्यूशन में इंग्लिश को हिंदी से रिप्लेस कर दिया जाए। और जितने भी गवर्नमेंट सर्विसेज एग्जामिनेशंस होते हैं उन सभी में इंग्लिश मीडियम क्वेश्चन पेपर को मैंडेटरी ना रखकर ऑप्शनल रखा जाना चाहिए और तभी यूज करा जाना चाहिए जब बहुत ज्यादा नेसेसरी हो। यहाँ तक कि इस रिपोर्ट में ये भी सजेस्ट कर दिया जाता है कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जो कि हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में काम करते हैं, लेकिन ना ही उनका काम हिंदी में होता है और ना ही उन्हें हिंदी बोलनी आती है, उन सभी को चेतावनी दी जानी चाहिए और उनसे एक्सप्लेनेशन मांगी जानी चाहिए। रिपोर्ट में ये भी लिखा जाता है कि डिफरेंट लिंग्विस्टिक स्टेट्स के लोगों को इंग्लिश में कम्युनिकेट ना करके हिंदी में कम्युनिकेट करना चाहिए। बीजेडी लीडर भर्तृहरि मेहताब, जो कि इस कमेटी के डेप्यूटी चेयरमैन थे, वो ये सजेस्ट करते हैं कि जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, इन सभी इंस्टीट्यूशंस में जो हिंदी का यूज है वो 20 to 30% ही रहता है, जबकि ये 100% हो जाना चाहिए। क्या आपको लगता है कि आजकल के टाइम पीरियड के हिसाब से ये सजेशन कहीं से भी रेलेवेंट है? बिल्कुल भी नहीं। और अगर हम आज से 5 साल पीछे जाए और 2019 में हिंदी दिवस पर अमित शाह ने यह कहा था कि हम सभी को मिलकर हिंदी को प्रमोट करना चाहिए, लेकिन दूसरी भाषाओं की कीमत पर नहीं। वो ये भी कहते हैं कि एक देश की अपनी उसकी खुद की एक लैंग्वेज जरूर होनी चाहिए जिसमें उस देश में रहने वाले सभी लोग आपस में कम्युनिकेट कर सके और ये लैंग्वेज देश को यूनाइट रखने में भी काम आ सकती है और इस चीज का काम हिंदी बखूबी निभा सकती है। और 2023 में भी हिंदी दिवस में उन्होंने ऐसी ही कुछ सेम स्पीच दी थी। यहाँ तक कि अब तो कैबिनेट के 70% डॉक्यूमेंट्स भी हिंदी में प्रिपेयर करे जाते हैं। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरह बीजेपी इनडायरेक्टली हिंदी इम्पोजिशन को ही प्रमोट कर रही है। और जिस मिस्टेक की वजह से कांग्रेस ने मद्रास स्टेट पर अपनी स्ट्रॉन्ग होल्ड खो दी थी, वही सेम मिस्टेक बीजेपी भी कर रही है, जिसकी वजह से वो तमिलनाडु में अपनी गवर्नमेंट नहीं बना पा रही। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट, भले ही वो किसी भी पार्टी द्वारा बनाई गई हो, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये समझने की जरूरत है कि कैसे लोगों के इमोशंस अपनी लैंग्वेज और अपने कल्चर को लेकर डीपली कनेक्टेड हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को ये समझने की जरूरत है कि इंडिया एक ऐसा नेशन है जहां पर लोग अपने कल्चर और अपने लैंग्वेज से ही अपनी आइडेंटिटी डिराइव करते हैं और गवर्नमेंट को अपने लोगों के इमोशंस के प्रति सेंसिटिव और अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए।